नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजाइनर विशेष और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रमोद टंडन। प्रमोद टंडन हाल ही में इसलिए चर्चा में आए हैं कि वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बहुत ही कट्टर समर्थक रहे प्रमोद टंडन सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बहुत जल्दी मोहभंग होने के बाद वे अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और बिना शर्त शामिल हुए हैं। मज़े की बात यह है कि प्रमोद टंडन खांटी कांग्रेसी रहे हैं और उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। लगभग 13 साढ़े 13 साल वे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इंदौर में उनसे ज़्यादा लंबे समय तक कोई भी शहर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। छात्र राजनीति करते रहे, छात्र जीवन से कांग्रेस के संगठनों में काम किया है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। सिंधिया जी के कट्टर समर्थक होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है उसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में है। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रमोद जी, आपका भाजपा में जाना मेरे लिए आश्चर्यजनक नहीं था। सिंधिया जी गए, मुझे याद है, तो शायद उनके बाद जाने वाले दूसरे या तीसरे आदमी आप थे जिसने एक ट्वीट करके कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन आपका भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाना मेरे लिए निश्चित रूप से आश्चर्यजनक बात है, और खासतौर पर यह कि इस बारे में आपने सिंधिया जी से कोई बात नहीं की। देखिए क्या है प्रतीक भाई, जब मैं सिंधिया जी ने टीवी में इस्तीफ़ा दिया, मैं घर पे था और मुश्किल से कुछ सेकंड में ही मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। यही मैं कह रहा हूँ कि आप दूसरे आदमी थे सिंधिया जी के बाद। तो मनुष्य, वक्त, काल और परिस्थिति, भावनाएं, ये उसके मस्तिष्क में बहुत प्रभाव डालती हैं। उस समय मुझे ये लगा था कि 22 साल माधवराव जी को, इसके उस समय 18 साल के करीब हो गए थे, तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि यदि सिंधिया जी कोई निर्णय ले रहे हैं और हमारे जैसे उम्रदराज अनुभवी लोग यदि उनके साथ नहीं होंगे तो एक ये मैसेज जाएगा कि सिंधिया जी के लोगों ने ही सिंधिया जी का साथ नहीं दिया, जबकि उस समय का निर्णय भी सिंधिया जी और सिंधिया जी के विधायकों ने लिया था। उस पूरे एपिसोड में भी संगठन या हम लोगों की कोई भूमिका नहीं हुई थी। कारण क्या रहा, क्यों रहा, लेकिन उनने निर्णय लिया। हम उनको अपने परिवार का मुखिया मानते थे, उनके नेतृत्व में भरोसा करते थे, तो मैंने निर्णय लिया और उनका साथ दिया। फिर ऐसा क्या हुआ? आप कितने महीने भाजपा में रहे और ऐसा क्या हुआ 2-2.5 साल में कि आपका भाजपा से मोहभंग हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भिन्नता है। कांग्रेस है लीडर बेस, कांग्रेस में नेता चलता है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन चलता है, कॉर्डर चलता है, कैडर चलता है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर के अलावा एक उनका सिस्टम है, उस सिस्टम के अलावा वो किसी को नहीं देखते। उनके बड़े चुनिंदा शब्द हैं कि अपेक्षित, यदि कोई अपेक्षित है तो वही शरीक है, यदि कोई अपेक्षित नहीं है तो वो कितना भी व्यक्ति महत्वपूर्ण हो। भाई साहब, आप इस बैठक में अपेक्षित नहीं है, हाँ, ऐसा कह दिया जाएगा। तो वो कितना भी महत्वपूर्ण हो, ना तो वो अंदर आ सकता है, ना कुर्सी मिल सकती है, ना सम्मान मिल सकता है। और दूसरा ये उनका एक और शब्द लोकप्रिय है कि ये विषय संज्ञान में है। हाँ, तो वो जो भी है, अपने आप को संगठन की वजह से अति आत्मविश्वास में लेके चलते हैं। मैं आपको स्पष्ट करूं कि मैं जिस दिन बीजेपी ज्वाइन करी थी, रेसिडेंसी कोठी पे है, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और मुझे मैसेज आया था कि आप मुख्यमंत्री जी आए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लो। तो मैंने उस समय कैलाश विजयवर्गीय जी और सीएम थे, तब भी मैंने कुछ चंद शब्द बोले थे। उनमें ये था
कि देखिए साहब मेरे को 40 साल हो गए कॉलेज से अभी तक, मेरे अनुभव का जिस रूप में भी भारतीय जनता पार्टी उपयोग करना चाहे मैं सहज तैयार हूँ। पद का लालच न था तब न आज है। तो क्या ये माना जाए कि आपके अनुभव का लाभ, खासकर जो 13 साल आपने संगठन चलाया कांग्रेस का, विपक्ष में रहते हुए चला, 13 साल बीजेपी की सरकार रही। हाँ, मैं और शिवराज जी बराबरी में चले। हाँ, तो क्या आप दोनों ये अनुभव का लाभ पार्टी ने नहीं उठाया या आपको एक साइड ट्रैक करके रखा? हाँ, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगी ऐसा उन्होंने गंभीरता से सोचा नहीं। कई लोगों ने बोला भी, मैंने भी कई लोगों को बोला कि कहीं ना कहीं मेरा उपयोग करो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आवश्यकता बीजेपी संगठन को, स्थानीय संगठन को उतनी महसूस नहीं हुई। मैं उनको भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि वो अभी सत्ता के मद में, अहंकार में, और सत्ता में स्वाभाविक दुर्गुण है। इतनी भीड़, सत्ता के साथ बुराइयां लाती है। हाँ, तो इतनी भीड़ आ जाती है, इतनी जय जयकार हो जाती है, इतने लोग आते हैं, तो उस समय उन्हें ऐसा लगा नहीं कि इस व्यक्ति का उपयोग हो सके। अपनी इस बातचीत में मुद्दे की बात छूट रही जो मैंने शुरुआत में कही थी। सिंधिया जी से पार्टी छोड़ने के पहले, कांग्रेस भाजपा छोड़ने के पहले आपने सिंधिया जी से बात की? नहीं, मेरा पिछले 6-7 महीने से सिंधिया जी से ना कोई फ़ोन पे बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई। ऐसी दूरी क्यों? नहीं, दूरी का देखिए, आज यदि हम अपने नेता के नेतृत्व पे भरोसा करते हैं तो ये उनका भी कर्तव्य है कि वो अपने लोगों को दुख में सुख में ध्यान रखें। माधवराव जी में ये गुण था कि वो अपने कार्यकर्ता को महीने में 2 महीने में फ़ोन लगा लेते थे, पूछ लेते थे। और मेरी स्थिति तो यूँ ही दूसरी है, मैं एक बीमारी से निकला हुआ व्यक्ति था। आज कई लोग अभी भी, आपका तो ये दूसरा जीवन में कहूँ, आप तो लगभग मृत्यु को पराजित कर आए। हाँ, एक परीक्षा थी ईश्वर ने दी थी, उस परीक्षा में सभी भाइयों का, स्नेहीजनों का मेरे प्रति एक अच्छा भाव था और ईश्वर की कृपा थी, मेरे परिवार का साथ था और आप सब भाई लोगों का साथ था। तो अब मैं उस परीक्षा से ऐसा महसूस करता हूँ कि काफ़ी कुछ उभर गया हूँ। तो सिंधिया जी ने 7 महीने में आपसे कोई चर्चा नहीं की, कोई फ़ोन नहीं, कोई बातचीत नहीं? हाँ, कोई फ़ोन नहीं। और ये जब आपने कभी सोचा कि चलिए मैं जा रहा हूँ पार्टी छोड़ के, तो एक बार महाराज को कहूँ कि महाराज अब मेरा मन नहीं लगता इस पार्टी में? आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि एक बार तो बोलते? अरे महाराज ने नहीं बोला, उनके कई कारिंदे जो आज पूरा महाराज को चला रहे। नहीं, उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद महाराज की तरफ से कोई संदेश नहीं आया कि भाई ऐसा क्या हो गया, प्रमोद क्यों चले गए? अनौपचारिक बातचीत भी तो होती है, भले ही आप दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन मैं उसमें बोलूं कि एक ही व्यक्ति से मेरी बात हुई बीजेपी के, वो कैलाश विजयवर्गीय थे। उनका फ़ोन आया और उनसे मैंने बात करी। और मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई मर्द है तो वो कैलाश विजयवर्गीय है, जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तो एक व्यक्ति के आगे पीछे घूमने लगती है। एक कलेक्टर आता है और मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी एक कलेक्टर के आगे पीछे घूम रहा है। एक कलेक्टर पूरी पार्टी चला रहा है। कलेक्टर पार्टी चला रहा है? हाँ, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, कलेक्टर तो सरकारी अधिकारी है साहब, उसका सरकार संबंध पार्टी के चला रहा है। अरे प्रतीक जी, एक अधिकारी इंदौर के कार्यक्रम तय करते हैं, एक अधिकारी नेताओं के कार्यक्रम तय करते हैं। मतलब अधिकारी से मतलब एक पद। जो दिग्विजय सिंह जी के समय से एक सिस्टम बिगड़ा। पहले एक ज़माना था कि जगदीश शर्मा, महेश जोशी, आपके नारायण प्रसाद शुक्ला या कृपा शंकर शुक्ला, ये राजनीतिक लोग निर्धारण करते थे कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। अब पिछले दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल से आज तक का नौकरशाही हावी हो गई। आज तक का कार्यकाल इतना बिगड़ गया है कि नेता
जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये हालत तो हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने आपसे क्या कहा? कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बोला आपसे कि उन्होंने ये बोला कि प्रमोद भाई एक बार आपको कम से कम मुझसे बात करना था, आपके मेरे काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं, यदि आपके मन में कोई भी बात थी तो मैं कोशिश करता। तो मैंने उनको बोला कि गम आपसे नहीं है, जख अपनों ने दिए हैं, नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से कम है, लेकिन जहाँ था उनसे मेरी नाराज़गी ज़्यादा है, तो दोष आपका नहीं है, दोष मेरा है। मैं इसमें ये जानना चाहता था कि चलिए महाराज बहुत व्यस्त हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे मध्य प्रदेश को जिताने की जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बहुत ही अभी ब्लू आइड बॉयज हैं, लेकिन जो महाराज के बाद की जो सेकंड टीम है जिसमें तुलसीराम सिलावट आते हैं, गोविंद सिंह राजपूत आते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया आते हैं और भी प्रभुराम चौधरी आते हैं, ये सेकंड लाइन भी आपकी दोस्त थे, इनसे भी आपने बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे थे। चूंकि इंदौर की बात है तो हम बात कर सकते हैं, तुलसीराम सिलावट से आपकी कोई चर्चा नहीं हुई कि सिलावट जी, तुलसी भाई मैं यहाँ ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, कंफर्ट नहीं हूँ? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि तुलसी भाई ने मुझे 20 बार बोला होगा। तुलसी भाई पहले व्यक्ति हैं जो 5 साल से मंत्री हैं, कमलनाथ की सरकार में ही मंत्री और शिवराज सरकार में ही मंत्री, और 20 बार उनने बोला हो कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ चाय पीने, लेकिन अभी तक मैं उनको देख नहीं पाया। आपके घर चाय पीने नहीं आए? अरे देख ही नहीं पाया मैं घर पे कहा। आप उनके छात्र जीवन के दोस्त हैं, मित्र हैं, छोटे भाई हैं। हाँ, खूब आमने सामने हमने लड़े। वो सिलावट पैनल लड़ाते थे, वर्मा पैनल लड़ाती थी और बंदा टंडन पैनल लड़ाता था। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में भाग्य का चमत्कार है। तुलसी सज्जन वर्मा की अलग पैनल थी, आपकी अलग थी, और सिलावट जी की अलग हाँ, आमने सामने होती थी। और तुलसी भाई के सबसे नज़दीकी आदमी थे परमजीत सिंह पम्मी, वो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के सेक्रेटरी थे और मैं विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग से वहाँ गया और मैंने पम्मी को अध्यक्ष का चुनाव हराया था। तो ऐसा नहीं है, तुलसी भाई उम्र में बड़े हैं, सम्माननीय हैं, अनुभवी हैं, लेकिन तुलसी भाई का मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं ज़रा खुल के बोलने का आदी हूँ, लाग लपेट नहीं करता हूँ, उन्हें ऐसा कुछ भय है कि सिंधिया जी के वहाँ यदि कोई समझदार लोग रहेंगे तो कहीं मेरी जगह पीछे नहीं हो जाए। तो अजय राठौर हुए, प्रमोद टंडन हुए, या और भी विपिन खुन्नी, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं तो रहूँ। क्या तुलसी भाई ने नहीं बताया सिंधिया जी को कि प्रमोद यहाँ अनमना सा है, वो जा सकता है, वो बाहर उसका कुछ मन नहीं लग रहा है? आपके जैसे कई पत्रकार मित्रों ने उनको बता दिया था कि प्रमोद का मन डावाडोल हो रहा है। आपने नहीं बताया? आपने नहीं बताया लेकिन उनको कि मैं जाने वाला हूँ? मैं क्या बताऊँ, मुझे कोई मान मनुआ थोड़ी चाहिए थी। मुझे यदि अपनी मान मनुआ चाहिए होती तो मैं सिंधिया जी को बताता। और जब पत्रकारों ने उनको बता दिया था कि आप जाने वाले हो तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरे पास तक तो आई नहीं। नहीं, क्या ये लगता है जैसे कि सिंधिया जी आ गए तो सिंधिया जी के साथ जो फर्स्ट लाइन आई विधायकों की, मंत्रियों की, वो तो सुरक्षित हो गई, उनको तो सबको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि सिंधिया जी और उनके दोस्तों के कारण हमारी सरकार बनी हुई है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड लाइन है जिसमें आप लोग आते हैं, अजय सिंह सेंगर आते हैं या और दूसरे लोग आते हैं, इसका बारे में कोई खेरख्वाह नहीं हो, इस लाइन को एक तरह से अनाथ छोड़ दिया गया है। हाँ, उन्होंने भी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी छोड़ दिया। मंत्रियों का तो ये है कि मंत्री हैं, लाइमलाइट में है, जवाबदारी है, कैबिनेट है, तो वो तो उनकी मजबूरी है। और जो हारे हुए विधायक उनकी भी चल रही है, उनको भी सबको राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री दर्जा नहीं, बना रखा है। वो सिंधिया जी ने अपना वीटो पावर देके किया। इमरती देवी है, रघुराज कंसाना है, इंदर सिंह कंसाना सिंधिया है। जी को भी ये महसूस हुआ कि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी में पूछ परख हुई है, जो मुझे महत्व मिला है, ये लोग कांड ये 22 लोगों की वजह से मिला है। ये जो मेरे कमाऊ पूछ हैं, ये कमाऊ पूछ ही मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। हम तो उनके मतलब वो बोझ थे आप लोग तो अरे उनको, दोयम दर्जे के वो हो गए कार्यकर्ता, तो हम महत्वहीन हो गए, वो यही महत्वहीन है। अभी भी उन्हीं के टिकट के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अभी भी उनको। चलिए तुलसी सिलावट जी की स्थानीय कुछ समीकरण होंगे। गोविंद राजपूत तो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत नजदीकी साथी हैं, उनसे भी कोई बात नहीं, उनने भी कुछ सिंधिया जी से नहीं कहा, उनने भी आपकी चिंता नहीं की?
अरे ये सत्ता के अहंकार में, सत्ता के मद में डूबे लोग हैं। और मैं तो ईश्वर से कामना करूँगा कि ये जितने भी लोग हैं इनको हमेशा सत्ता मिली रहे, ईश्वर इनको करा रहे। क्योंकि ये ज़मीन, हकीकत, वस्तु स्थिति सत्ता कभी भी एहसास नहीं कराती है, लेकिन जब इनको एहसास कराएगी तो ये और इनका परिवार, और मेरा ऐसा मानना है कि थोड़े बहुत वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी की नहीं पड़ेगी। क्या क्या छोड़ने के बाद तुलसी भाई का कोई फोन आया? कोई फ़ोन नहीं आया, गोविंद राजपूत का? कोई फ़ोन नहीं आया। किसी आपके ग्रुप में जो आपके व्यक्तिगत मित्र थे राजेंद्र भारती, किसी ने कोई चर्चा नहीं करी? अनौपचारिक चर्चा की बात कर रहा हूँ कि भाई प्रमोद क्या हो गया? नहीं, सब जानते हैं कि प्रमोद है व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोही। मैं एक सीमा तक अपने मन पे बोझ लेकर जीता हूँ, उसके बाद मैं बोझ लेकर नहीं जीता हूँ। क्या है, जहाँ मान नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, तो स्वाभिमान भी नहीं। तो स्वाभिमान बेच के तो नहीं रहूँगा प्रतीक जी। सिंधिया खेमे में स्वाभिमान का सबको पाँव पड़ना पड़ते हैं। मैं तो देखता हूँ कि सिंधिया जी की पिता की उम्र के मंत्री सांसद उनके पाँव पड़ते हैं। तो अब यही सब चीज़ें 64 साल की उम्र में जिस व्यक्ति को मैं कई बार बोलता हूँ, फिर बोल देता हूँ, चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु ना चाहिए, वो खुद शहंशाह। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं क्यों करूँ भैया? लेकिन क्या आपको ये लगता है कि सिंधिया जी के साथ जो लॉट टीम आई थी, वो जो सेकंड दर्जे की टीम थी, थर्ड लाइन की टीम थी, क्या वो वैसी ही छटपटाहट, वैसी ही कसमसाहट, वैसी ही उहापोह और असमंजस में है जैसे आप थे? अब ये तो उनकी कितनी हिम्मत है, लेकिन दिख नहीं रहा है। न हिम्मत ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर अरे वो दिख नहीं सकबगाहट- रहा है। वो सुखबुगाहट है। अरे ना विपिन खुन्नेरी दिख रहे हैं, ना मोहन सेंगर दिख रहे हैं, ना अजय सेंगर दिख रहे हैं, ना और कोई दिख रहे हैं। अब तो पूरे प्रदेश में सिंधिया की टीम को जानते हैं, ग्वालियर में भी इस तरह के लोग हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 40% तो कांग्रेस में आ गए। वहां छोड़ छोड़ के शिवपुरी में बहुत ज्यादा बगावत हुई है। पूरे प्रदेश में 40% के करीब सिंधिया जी के साथ जो लोग गए थे वो आ गए हैं। और बचे हुए लोग भी जिनसे मेरी बात हो रही है, कुछ की मजबूरी है कि वो उम्रदराज हो गए, और कुछ असमंजस में है, कुछ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ कमज़ोर है। सिंधिया जी को इस बात का एहसास है कि उनके अपने लोग जो वफादार थे, जिन्होंने एक बड़ी रिस्क ली थी कांग्रेस छोड़ने की, वो परेशान है, उनकी चिंता करना चाहिए। कोई संदेश देने वाला उनको लग रहा है? मुझे लगता है कि इसमें सिंधिया जी का दोष कम है। आप भविष्य के लिए अपनी गुंजाइश बचा के रख रहे हैं सिंधिया जी की तारीफ करके? नहीं नहीं, उसमें क्या है, आज वो अपनी खुद की स्थिति की आकलन नहीं कर पा रहे। आज सिंधिया जी जो महाराज थे आज भाई साहब हो गए। जो सिंधिया जी के बगैर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ग्वालियर चंबल का निर्णय नहीं ले पाते थे, पार्षद से लेके जिला पंचायत से लेके विधानसभा के टिकट बिना सिंधिया जी के अंतिम स्वीकृति के मंजूर नहीं होते थे। आज उनकी क्या स्थिति है, तो मैं ऐसा मानता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी में मैं सिंधिया जी का मैं ऐसा मानता हूँ कि सिंधिया जी अपने मन में मेरे से ज़्यादा दुखी होंगे। सिंधिया जी की वैसी दबदबा, वैसा प्रभुत्व, वैसा आलम नहीं है जैसा कांग्रेस में हुआ करता था, ये कहना चाह रहे हैं आप? स्वाभाविक, आपको नहीं लग रहा? आप तो प्रतीक भाई वरिष्ठतम पत्रकार हैं, और आपका तो ग्वालियर चंबल से सीधा रिश्ता है, तो आपको नहीं लग रहा है? आज मैंने जो बोला कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर वो बिना समय लिए जाते थे, और किसी की भी सरकार हो बिना माधवराव जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल संभाग का
मालवा अंचल का निर्णय नहीं होता था। ये ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या आपने दोनों सिंधियाओं के साथ काम किया, सीनियर सिंधिया के साथ, जूनियर सिंधिया के साथ, क्या अंतर है दोनों बड़े महाराज माधवराव जी और ज्योतिरादित्य जी में? देखिए, बड़े महाराज बड़े थे, उनका दिल बड़ा था, वो उदास है। ये नई जनरेशन के बहुत आक्रामक और बहुत तेज़ी से सोचने वाले व्यक्ति हैं। दोनों की कार्यशैली में फ़र्क है। वो जीवन में कुछ समय अपने जीवन के लिए भी निकालते थे और ये पूरा समय अपनी उनकी भाषा में जनसेवा के लिए और अपने लिए ही रखते हैं। दोनों में फ़र्क है। और आपको लगता है कि दोनों के साथ आपने काम करके काफ़ी कुछ सीखा, कुछ समझने की कोशिश की? स्वाभाविक है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी सीख के आया हूँ। अजय राठौर कहते थे मुझसे, मेरे मित्र थे जैसे आप हैं, वो कहते थे कि मैं बड़े महाराज को बहुत मिस करता हूँ। आप भी क्या बड़े महाराज को मिस करते हैं? स्वाभाविक है। और मैं तो आज आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कई चीज़ें सीख के आया हूँ। जैसे उनका संगठन, जैसे उनके कार्यकर्ता को इतने अधिक, आप देखो उनका कार्यकर्ता कितना चला गया कि जब एल्डरमैन की बात आती है, जब आईडीए बोर्ड की बात आती है, जब अलग अलग समितियों की बनाने की बात आती है, तो कार्यकर्ता का झुंझुना, उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मीटिंग मीटिंग मीटिंग, बूथ कमेटी, पन्ना कमेटी, त्रिदेव, सब में बेचारा कार्यकर्ता एक दिन में 3 दिन मीटिंग करता है और मिलता क्या है? देव दुर्लभ कार्यकर्ता, उसी में घुस कर देते। भाजपा के 3 काम: बैठक, भोजन और विश्राम, प्रवास। तो क्या आप जो भाजपा का स्थानीय नेतृत्व था, गौरव रणदिवे नगर अध्यक्ष थे, कहीं आप उनसे भी आहत हुए? नहीं, मैं आहत नहीं हुआ। गौरव यंग है, मेहनत कर रहे हैं, एनर्जेटिक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके पास भी समय की कमी थी। वो जब मैं मिलता था तो मेरे को कहते थे कि आप तो हमारे एसेट हो, लेकिन उस एसेट का जब उपयोग करने की बात आती थी तो कई बार, देखिए प्रतीक भाई, ये इंटरव्यू नहीं है, एक अनौपचारिक चर्चा है। मैं आज भी इस बात को बोलता हूँ कि मेरा मन मस्तिष्क आज भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उसके प्रति काफ़ी कट्टर भी है और कोमल भी है, और जीवन में उसको मैं अपनी पूंजी मानता हूँ। और कई चीज़ें जो लोग संघ के बारे में, कांग्रेस में एक फैशन है कि संघ की बुराई करो और ताली बजवाओ, तो अब मैं कांग्रेसी हूँ, तो संघ की बुराई और अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा इंसान वही होता है जो हर व्यक्ति से कुछ सीखे। आप संघ के तो नजदीक चले गए थे, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आपको सम्मान देने लगे थे, आपसे बातचीत करने लगे थे, मंत्रणा करने लगे थे। नहीं, मुझे ऐसा पता चला है कि पार्टी छोड़ने के कुछ दिन पहले आप संघ के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आपकी बैठक भी हुई थी। नहीं, मैं मिलने गया था। मैंने उनको बोला कि मैं अब निर्णय ले रहा हूँ, और मैंने निर्णय भी लिया। फिर मुझे संघ ने ये बोला कि हमारे उसमें बीजेपी या कांग्रेस नहीं है, हम समाज की एकता के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए और समाज की समरसता के लिए काम कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस में रहते हुए भी संघ के लिए काम कर सकते हैं? नहीं, संघ के लिए काम नहीं कर सकते हैं भाई। आज की संघ के विचार को तो आगे बढ़ा सकते हैं, सनातन धर्म का विचार को। संघ का विचार ये भारत के 140 करोड़ लोगों का विचार नहीं है। भारत है 140 करोड़ लोगों का बना हुआ लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे किताबी भाषा में न उलझाएं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस में रहते हुए क्या आप संघ के साथ काम करेंगे? क्योंकि संघ के आप बहुत नजदीकी आ गए थे, मुझे पता है। भाजपा में रहते हुए जिन कांग्रेसियों को संघ ने स्वीकार किया था उनमें प्रमोद टंडन थे। कांग्रेस में रहते हुए आप संघ के साथ हैं?
नहीं, मैं संघ की जो अच्छी नीतियां हैं उनके साथ हूँ। जैसे मैं कट्टरता के खिलाफ हूँ। संघ की अच्छी नीति। मैं हिंदू समाज को एक करने के पक्षधर हूँ। मैं सनातन धर्म की मजबूती के लिए साथ में हूँ, लेकिन बलात् किसी दूसरे धर्म को हम नीचा दिखाएं, किसी दूसरे धर्म का अनादर ये करें। संघ नहीं कहता, हाँ, और किसी दूसरे ये संघ धर्म नहीं का कहता अनादर कभी कि करें। आप दूसरे धर्म का अनादर। संघ हाँ, कहता है कि तो संघ तो उनको भी कहता है कि ये पहले इनके बाप दादा हिंदू ही थे। मैं भी कहता हूँ। संघ तो ये भी कहता है कि जो आज दूसरे धर्म के लोग हैं उनके बाप दादा, उनके अगर 5 पीढ़ी के आगे देखेंगे, 3 पीढ़ी के आगे देखेंगे तो वो हिंदू निकलेंगे। नहीं, मैं भी आज कहता हूँ कि हमारे अल्पसंख्यक भाई थोड़ा सा बड़ा दृष्टिकोण रखें, और हम यदि बहुसंख्यक हैं तो हमारी बहुसंख्यता को स्वीकारें। क्या और जितनी स्वतंत्रता आज भारत में है, क्या पाकिस्तान में है? सिया सुन्नी के झगड़े हो रहे हैं, कितना है। हम यदि देश की या प्रदेश की कोई भी योजना तो है, आप कांग्रेस में रहते हुए हिंदुत्व की विचार पे चलेंगे, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे? कांग्रेस में रहते हुए हिंदुत्व को आगे मैं बढ़ाएंगे? कांग्रेस में रहते हुए किसी भी अल्पसंख्यक भाई के ऊपर अत्याचार नहीं होने दूंगा। उनके ऊपर दबाव बना के यदि कोई कट्टरपंथी सताएगा तो मैं दमदारी से अल्पसंख्यक भाइयों के साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन यदि कोई राष्ट्रद्रोह की बात करेगा, आज यदि कोई 1% अल्पसंख्यक मेरे भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ रहूँगा। हिंदू वालों जो है, जो अभी लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी पकड़ाए गए हैं, तो वो तीनों एक ही इस्लाम से, मुस्लिम धर्म से हैं। वो देखिए, 1% लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो ईमानदार नहीं है। आज माँ भारती के वैभव को लौटाने का टेंडर बीजेपी के हाथ में नहीं है, कांग्रेस के भी हाथ में। भारत माता सबकी है, 140 करोड़ लोगों की है। ये तो तथाकथित सत्ता लोलुप लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल नहीं करती। प्रमोद भाई, आप कांग्रेस में रहते हुए अब आपके जो लीडर थे, बड़े सिंधिया, छोटे सिंधिया, वो तो नहीं है। अब कांग्रेस में आपका खैरख्वाह कौन रहेगा? कमलनाथ जी आपको अपना मानेंगे कि दिग्विजय सिंह जी आपको अपना मानेंगे? आपने इन दोनों का विरोध किया है कांग्रेस में रहते हुए। 13 साल आपने दिग्विजय सिंह के कैंडिडेट को या कमलनाथ जी के कैंडिडेट को हराकर आप 13 साल अध्यक्ष बने रहे या पीछे करके बने रहे, सिंधिया गुट का झंडा उठाते रहे। अब तो आप अकेले फंस गए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कमलनाथ वो व्यक्ति हैं जो मन के सच्चे हैं और वचन के पक्के हैं। कमलनाथ से ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति आज कांग्रेस में कोई नहीं है। मैं जब कांग्रेस में आया तो मेरी कमलनाथ जी से कोई बात नहीं। फिर किससे हुई? मेरी कमलनाथ जी से कोई बात नहीं हुई। आने के बाद मेरी कमलनाथ जी से बात हुई। कांग्रेस में आने से पहले किससे बात हुई आपकी? और मेरी कमलनाथ जी से कहीं कोई भी ये नहीं हुआ मुझे ये बनाओ, मुझे वो बनाओ। ये कहा जा रहा है सुरजीत और गोलू ले आया आपको कांग्रेस, सुरजीत और गोलू ले आए कांग्रेस में आपको। देखिए, सुरजीत और गोलू आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये लेके नहीं आए। अब 64 साल का व्यक्ति किसी के मन बोलने से नहीं आता। किस बड़े नेता से बात करके आए आप कांग्रेस में? मैं किसी से बात करके नहीं आया। अब आप किसके साथ रहेंगे, दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी? देखिए, आज की तारीख में मैं कमलनाथ जी के साथ हूँ। मेरा जो भी मन मस्तिष्क है वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखता है, और मेरा पूरा बचा हुआ सोच कांग्रेस पार्टी के लिए है। और दूसरा, एक स्पष्ट बात बता दूँ कि आज मैं राऊ विधानसभा का रहवासी हूँ, और राऊ में जीतू पटवारी जी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो मैं घोषित नहीं हुए, हो जाएंगे, अभी घोषित नहीं हो जाएंगे। तो आज मैं ये बता दूं, मेरी अंदर की आत्मा ने बिना किसी नेतृत्व और बिना किसी मान मनुवार के मुझे ये लगा, और उसमें मेरी पत्नी की भी भूमिका ये रही कि आप कांग्रेस में ज़्यादा अपने आप को सम्मानजनक महसूस करते हो, खुश रहते थे। तो मैंने
जीतू पटवारी जी को आज की तारीख में राऊ विधानसभा में मेरी ज़्यादा आवश्यकता थी। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यदि सबसे ज़्यादा मेरे में परिवर्तन आया तो जीतू पटवारी जी की विधानसभा में उनका साथ देने के लिए मेरा अंदर के मन ने ये बोला। मधु भाई ने नहीं रोका, उनका तो नुकसान हो गया, आप उन्हीं की विधानसभा में थे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में मधु वर्मा जी के ही साथ था और मैं उनका वेल विशर था। जब उनको मेयर का हुआ तो भी मैं उनके साथ था और विधानसभा में भी उनके साथ था। लेकिन जब कांग्रेस में अब प्रतीक साहब 40 साल खाए पिए उठे बैठे मान सम्मान पद तो कांग्रेस में मिला, तो ये बचा हुआ जीवन में भी मन तो वहीं था। तो मैं वापस, मेरे अंदर के मन ने मुझे वापस कांग्रेसी बना दिया और जीतू पटवारी को मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी आवश्यकता ज़्यादा है तो मैं आ गया। लेकिन नेतृत्व कमलनाथ जी का रहेगा और विधानसभा में मैं तन मन धन से जीतू पटवारी के साथ खड़ा रहूँगा। मुझे ये पता चला कि जब देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो आए और शहर भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि ये कांग्रेस से सिंधिया जी के साथ आए हुए नेता हैं, ये शायद ये आखिरी बात थी जो आपको बहुत आहत कर गई। नहीं, मैं इतने छोटे दिल का नहीं हूँ। गौरव भाई ने एक जनरल मिलवाया कि ये 13 साल अध्यक्ष रहे हैं वो सिंधिया, तो मैंने यही बोला था कि आप कब तक कहोगे कि हम सिंधिया समझते कि भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी के। और मैं मेरी पत्नी के साथ दिल्ली से आ रहा था, मेरे को बुलाया नहीं गया था और ये कोई कारण होता है क्या? गौरव ने एक स्वाभाविक रूप से बोला, मैंने एक स्वाभाविक रखा, दे दो कहाँ के कौन से पत्रकारों की कौन सी जुमला है, ये कोई कारण नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मेरी कभी भी ये शैली नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक दल की बुराई करूँ। हाँ, मैं जिस दल में रहता हूँ उसकी तारीफ करता हूँ, उसकी लाइन को बड़ा करता हूँ और दूसरी विचारधारा की कमजोरियों को जनता के बीच में ले जाने का प्रयास करता हूँ। अब चलिए, आप तो दोनों घर देखा है, दोनों पार्टी देखा है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझ आए, कमजोरियाँ समझ आए, स्ट्रेंथ समझ आए, बीजेपी की ताकत भी आपको पता है, बीजेपी की कमजोरी भी पता है आपको। कांग्रेस की तो खैर आप रग रग से वाकिफ है, आपका खून तो कांग्रेसी ही रहा है। तो अब इस चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी हार जाएगी या मुकाबला बराबरी का होगा? देखिए, अभी 18.5 साल के शासन से मध्य प्रदेश की जनता, मेरा शब्द सुनिएगा, बीजेपी से ऊब गई है। लेकिन बीजेपी का एक संगठनात्मक ढांचा है, अत्याधिक लक्ष्मी की कृपा है, अधिकारियों का सहयोग है, अति आत्मविश्वास में भरे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। तो जब जब अति आत्मविश्वास होता है वो घातक होता है। मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान थी और राजनारायण जैसे ने हरा दिया। नहीं, पर अति आत्मविश्वास तो कांग्रेस को भी कि जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। आज राजीव गांधी बोफोर्स के 40 करोड़ के रिश्वत के आरोप में सरकार से चले गए। अब 40 करोड़ से इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर कमा लेते एक साल में। और शाइनिंग इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी हार गया तो इस विश्व की सबसे समझदार, सबसे जागरूक और बिना एहसास करे एहसास कराने वाली कोई है तो मेरी जनता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, अति आत्मविश्वास को खत्म करेगी और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या भाजपा कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएगी, जो कि उनकी बड़ी तमन्ना है, इच्छा है? वे कांग्रेस में भी इसलिए परेशान थे कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा था। उनका क्लेम लगता था, उन्हें लगता था कि वोट मेरे नाम पर मिले, मेरे चेहरे पर मिले हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बना दिया गया। तो क्या भाजपा
उनके सेंटिमेंट का उपयोग करके उन्हें पार्टी में लाई, कभी उनको बनाएगी मुख्यमंत्री? वो है ना सद्दा और सबूरी। साईं बाबा के दो आदर्श वाक्य हैं। तो यदि सिंधिया जी रखते तो मुख्यमंत्री भी बनते, लेकिन बीजेपी में तो एक है, आओ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। जब सरकार बनी तो जय जयकार, और आज पूरी बीजेपी एक ही आदमी को दोष दे रही है और एक ही आदमी को कह रही है कि सिंधिया समर्थकों की वजह से हमारा कैडर खराब हो गया। आज जो 22 लोग लड़े, सबसे ज़्यादा यदि भाजपा में विद्रोह होगा तो उन्हीं 22 लोगों के वहाँ होगा जो सिंधिया जी के साथ हैं। आज यदि सिंधिया जी समर्थक अछूत हो गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंधिया जी और सिंधिया जी के लोगों को पचा नहीं पा रहे। और मैं तो आज भी देखता कितने हूँ। लोगों को टिकट मिलेगा सिंधिया समर्थकों को? ये तो वो जाने, मेरा तो काम नहीं नहीं, आप 15 दिन पहले तक तो आप उनके साथ ही थे, बातचीत होती होगी। मैं नहीं जानता, लेकिन वो उसने लोग जीत के नहीं आएंगे, ये लिखवा लो, जितनों को भी टिकट मिलेगा, जितने भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ही सिंधिया जी के लोगों को हराएगी, ये भी लिखवा लो। बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, बहुत ही दिल से आपने बात की, बहुत बेबाकी से बात की। प्रमोद टंडन इसलिए सबके चाहते हैं और इसलिए उनकी लोकप्रियता है कि वो बात दिमाग से नहीं दिल से करते। उन्होंने बहुत दिल खोलकर साफ गोई के साथ बताया कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए, हताश हुए और किस तरह की असमंजस में वो जी रहे थे, किस तरह की कसमसाहट और कुलबुलाहट उनके मन में थी। और नेता वही होता है जो दिल से बात करता है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।